दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा हमने सल्वाटोर सर की बुक से ही लिया है और तमाम उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये कोर्स हो लगेगा, मतलब जहाँ जहाँ ये टॉपिक लगेगा वहाँ मैं कोर्स के अंदर इसको ऐड कर दूँगा। तो बेसिकली बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार कोई देश इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में जाकर क्यों करता है, यानी कि जो कैपिटल का फ्लो है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक कंपनी आएगी और कंपनी जो है वो आपकी कंपनी को या तो टेक ओवर कर लेगी या नई कंपनी को सेटअप करेगी, और उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा उसके लिए कि सारा का सारा कंट्रोल मैनेजमेंट उसके पास है। प्रॉफिट होगा तो उसका, लॉस होगा तो उसका। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे पहले एक कंपनी हुआ करती थी हच को वोडाफोन ने खरीदा। वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी थी, उसको हच को वोडाफोन ने खरीदा, तो सारा का सारा टेक ओवर अब वोडाफोन का कर ले, वोडाफोन का हो गया। यानी कि लॉस हुआ तो वोडाफोन का, प्रॉफिट हुआ तो वोडाफोन का। इसी तरीके से बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे हम सिंपल तरीके से बात करें, एमआई का फ़ोन इंडिया में बनता है, एक तरीके का ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि सारी की सारी, हालांकि कंपनी पेरेंट कंपनी जो है वो तो आप कह सकते हो चाइना की है, लेकिन इंडिया में वो अपना सेटअप कर लेती है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरे देशों में जाकर। दूसरी वजह ये होती है, एक तो ये होता है, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है बच्चों कि आप क्या गया, किसी दूसरे देश में गए और उस दूसरे देश की कंपनियों का स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी टाटा कंपनी में पैसा लगाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टाटा कंपनी उस विदेशी की हो गई, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे। उस शेयर होल्डर में से देखिए, अगर हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए में इस तरीके का कुछ प्रोविज़न है कि अगर 10% से कम का आपके पास स्टॉक है, स्टेक ले रखा है किसी कंपनी का, तो आपका एक तरीके का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपके पास 10% से ज़्यादा का अगर आपने स्टॉक है आपके पास में किसी कंपनी का, तो आप वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगा लिया, किसी दूसरे देश में जाके पैसा लगा लिया, लेकिन आप उस कंपनी पर या आप आप कह सकते हो उस देश की कंपनी पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जो मैनेजमेंट है वो उसी कंपनी का है जिसके पास था। तो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका कंट्रोल भी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि क्या इंडिया के लोग अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो डेफिनेटली करते हैं। अमेरिका के लोग इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि दोनों जगह कैपिटल का फ्लो हो रहा है। तो बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, एक तो रिस्क, दूसरा रिटर्न। रिस्क और रिटर्न को अगर हम रिस्क को न्यूट्रलाइज कर दें, अगर हम ये मान लें कि दोनों जगह रिस्क बराबर है, तो नॉर्मली कम पैसा जो है वो उन देशों में लगाया जाता है जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिले। जबकि हम ये भी मान रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जीरो है, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जीरो मान लें, रिटर्न को आप कह सकते हो एक तरीके से कॉस्ट को जीरो मान लें, रिस्क को जीरो मान लें, तो हम ये कहेंगे कि जिस देश में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, जिस देश में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, उस देश में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, तो बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो दोनों देशों में जो डिफरेंस है वहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे मान लीजिए अगर किसी देश को लगता है, किसी कंपनी को लगता है कि भारत की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, तो वो डेफिनेटली इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगाने की कोशिश करेगा या इंडिया की किसी कंपनी में का स्टेक लेने की बाय करेगा। तो बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो हमारा होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से हम प्रॉफिट कमाएं, यानी कि प्रॉफिट मोटिव होता है। और देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों, ये भी याद रखना है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसमें बताया है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी विद यील्ड आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि जो आप कह सकते हो एक तरीके से
आपका जो रिस्क है और रिटर्न में इन्वर्स रिलेशन होगा, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा। देखिए अगर हम बात करें बच्चों डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कंपनियां यहाँ ज़्यादा डूबती है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पे कैपिटल बहुत बड़ी मात्रा में है, वहाँ पर कैपिटल पर मिलने वाला रिटर्न कम मिलता है। देखिए जो चीज़ स्केयर होगी उसका ज़्यादा प्राइस मिलेगा। भारत जैसे देशों में जहाँ कैपिटल स्केयर है, डेफिनेटली वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्री की जो कैपिटल है वो डेवलपिंग कंट्री में आती है, बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। भारत का जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही उसे मैनिपुलेट करते रहते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जब फॉरेन डायरेक्ट नहीं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जब बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में स्टॉक बाय करती है तो शेयर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो जो FII हैं, इसके अंदर बैंक आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कंपनी आती हैं। नॉर्मली ये ऊंचे प्रॉफिट के उद्देश्य से बॉन्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। और पोर्टफोलियो थ्योरी हमें ये बताती है कि ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो लेस हो जाएगी। तो ये हमें बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। यानी कि अगर ज़्यादा रिटर्न है, ज़्यादा रिस्क मिल रहा है, तो आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि रिस्क जो है वो आपको लेना पड़ेगा ज़्यादा, तो आपका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात बच्चों हमने समझाने की कोशिश की है। बात करें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिकली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है किसी कंपनी में, क्योंकि देखिए अगर हम आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपको इलॉन मस्क का और भारत में जो टेस्ला का एक कंट्रोवर्सी कह लो या वो कह लो, वो कहते हैं कि आप हमारी कारें यहाँ बेचो, टैक्स में छूट दो, तब हम अपनी कारों को, तब हम भारत में आएंगे। भारत कहते हैं कि आप यहाँ पर आके अपना सामान बनाओ, यहाँ बेचो और हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। भारत की इस तरीके की स्कीम है, भारत ही नहीं तमाम बहुत सारे देशों की इस तरीके की स्कीम है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, मतलब अगर अमेरिका से बनके या चाइना में जैसे टेस्ला बनके इंडिया में आएगी तो एक तरीके का इंडिया के लिए इंपोर्ट है। तो अगर आप अपनी देश से एक्सपोर्ट करते हो और भारत से मान लो इंपोर्ट करते हो तो भारत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, ताकि जो घरेलू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप भारत में आकर अगर अपना सामान बनाते हो, भारत में ही अपना सामान बेचने की प्रयास करते हो, भारत में बनाते हो, भारत में बेचते हो, तो कई तरीके की टैक्स छूट मिलती हैं जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को ही मिलती हैं। तो इस तरीके की टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए ये कंपनियां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करती हैं। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है बच्चों। एक मिनट, हाँ, तो मैं आगे बताऊंगा आप बच्चों को। तो दो तरीके के देखिए यहाँ पे हमें डिस्कस किया गया है, एक तो है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। देखिए हॉरिजेंटल का क्या मतलब है पहले आप समझ लीजिएगा कि एक देश आएगा, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, अपने देश में अलग बनाएगा, भारत में अलग बनाएगा, इस तरीके का चीज़ मान लिया है। दूसरा वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है उसको कैप्चर कर लेगा, रॉ मटेरियल को पकड़ लेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी विदेशी है जो कार बनाने वाली कंपनी है, लेकिन भारत में ऐसी कंपनी खरीद लेती है जो स्टील बेच रही है, क्योंकि स्टील का प्रयोग करेगा, या मान लीजिए कोई चिप बनाने वाली कंपनी को खरीद लेती है जो भारत की कंपनी है। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक मोटिव होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज कर रही है, और इन सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए ही इस तरीके का प्रोविजन किया जाता है, या आप कह सकते हो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं कि विदेशी भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेलफेयर इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसेप्चुअली इस चैप्टर को समझना है, साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वेलफेयर इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। देखिए मैं चाहो तो एक डायग्राम अलग से भी बना सकते हैं और मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। तो अलग से बनाने के लिए मैं आपको देखिए ये वाला एक जगह ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, देखिए अलग से भी मैं बना देता हूँ और आपको कंसेप्चुअली भी समझा दूंगा, क्योंकि बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है। मान लीजिए हमने दो नेशन दे दिया, अब नेशन 1 है, इसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल है। तो जैसे जैसे कैपिटल की मात्रा बढ़ेगी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है नेशन 1 की। अब मान लीजिए कि इसके पास में इतनी कैपिटल है, इसको हम n बोल देते हैं, तो वो टोटल मिलाकर इतना आउटपुट कर पाएगी, ये हमारा आउटपुट का एरिया हो गया।
ये हमारा आउटपुट एरिया हो गया, टोटल नेशनल आउटपुट एक तरीके का ये, क्योंकि विदेशों से वो ट्रेड नहीं कर रही है, नेशनल इनकम कह सकते हो। जिसमें से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कैपिटल का होगा, यानी कि ये हिस्सा कैपिटल को मिलेगा और ये हिस्सा लैंड को, लेबर को और चीज़ों को मिलेगा। तो ये टोटल मिलाकर नेशनल आउटपुट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे को लगता है ऐसा। अब मान लीजिए कि ये जो है ना, ये वाली, अब इसके पास क्योंकि कम कैपिटल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके पास मान लीजिए कम कैपिटल है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ये मान लीजिए ये वाली प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये नेशन 1 के पास है और ये जो कैपिटल है वो नेशन 2 के पास है। तो बच्चों यही बात आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। पहले आप एक बार उस डायग्राम को समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम समझ में आ जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया VMPK। VMPK मतलब है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू को दिखा रहा है और ये नेशन 1 का है, इसलिए इसको नेशन 1 कहा गया है। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा नेशन 1 क्यों कहा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी कि MPKN2 दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, और इस केस में जैसा कि हमने उस वाले डायग्राम में आपको यहाँ दिखाया था, ये वाला दिस वन में ये इनकम है, टोटल आउटपुट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये नंबर 1, नंबर 2, ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 3, ये नंबर 4, नंबरिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस बॉक्सेस में नंबर डाल रहे हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ठीक है, और कोई जगह मिलेगी तो वहां भी नंबर डाल देंगे। इसका मतलब है नेशनल आउटपुट बिफोर कैपिटल फ्लो, यानी कि जब आप किसी भी तरीके का कैपिटल फ्लो नहीं कर रहे हो तो जो हमारा नेशनल आउटपुट है वो 1 है, 2 है, 3, 4 और 5। ये हमारा टोटल मिलाकर ये जो एरिया है, ये आप इस एरिया का आप जो चाहे नाम दे दो, लेकिन यही हमारी टोटल मिलाकर आप कह सकते हो एक तरीके से नेशनल आउटपुट है। जिसमें अगर हम नाम देना चाहें तो इसको बोल सकते हैं OAGF। ठीक है जी, ये हमारा हिस्सा है। इसमें से जो हिस्सा कैपिटल को मिल रहा है कैपिटल के पास जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया केवल ये हिस्सा कैपिटल के पास जाएगा, ये वाला हिस्सा कैपिटल के पास जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल को हिस्सा कौन सा मिल रहा है, 3 और 4। जबकि अगर हम और फैक्टर की बात करें, जैसे चाहे लैंड हो चाहे लेबर हो, लेबर को N बोल देते हैं। ठीक है, इसको कौन सा हिस्सा मिल रहा है, इसको हिस्सा मिल रहा है 1, 3 और 5, 1, 3, 1, 2 और 5। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी भी तरीके की आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है कि ये जो एरिया है ये नेशनल आउटपुट है जब हम आपको ट्रेड नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें जब, और हाँ ये भी मैं आपको बता देता हूं कि नेशन 1 के पास में ये वाली कैपिटल है, इतनी कैपिटल है नेशन 1 के पास में, इतनी कैपिटल है, और इतनी कैपिटल है नेशन 2 के पास में, जो कि लेबर अमेंडमेंट है। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि इसके पास जब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा होगा इसका, ये 10 हम यहाँ बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसका जो नेशनल आउटपुट है वो कितना है, इसका आउटपुट है 9, 10 और 8, 8, 9, 10, 8, 9 और 10। एरिया के हिसाब से बात करें तो इसका एरिया हो गया OAO'JM। तो ये इसका एरिया है। इसमें से कैपिटल को कितना मिल रहा है, कैपिटल को कितना मिल रहा है, कैपिटल को मिल रहा है 9 और 8, 8 और 9। जबकि आप कह सकते हो लैंड और लेबर को कितना मिल रहा है, लेबर को मिल रहा है 10वां हिस्सा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आई होगी और पूरी तरीके से हमें कंसेप्ट समझने में। अच्छा, ये तो हम ना नेशन 2 का हमें यहाँ लिखना था। ओके, 8, 9, 10 AO1JM K 8 और 9 L और लेबर को मिल रहा है 10।
मैं ये मिटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये डिलीट करूँगा तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये हमें बेसिकली समझना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको आगे समझाता हूँ जो नेशन 2 की स्थिति है। नेशन 2 की स्थिति क्या है बच्चों, वो भी एक बार हम देख लें। नेशन 2 की स्थिति यानी कि नेशन 2 जो है उसके बारे में बता दिया, नेशन 1 के बारे में बता दिया। अब मान लीजिए कि इतना जो कैपिटल है, ये वाला जो कैपिटल है, ये वाला जो कैपिटल है, ये कैपिटल डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट ना करके, मतलब अमेरिका अगर हम मान लें नेशन 1 को और इंडिया मान लें नेशन बी को, तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ना करके, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका में कैपिटल पर जो रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है, जबकि इंडिया में कैपिटल पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अब हम यहाँ पे ए को अमेरिका मान रहे हैं और बी को इंडिया मान के चल रहे हैं। तो वो जानता है कि रिटर्न जो है वो इंडिया में ज़्यादा मिल रहा है, अमेरिका में कम मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में की जगह इंडिया में करना चाहेगा। तो ये पैसा इंडिया और अमेरिकन इंडिया में कर देते हैं, तो ये इक्वलाइजेशन हो गया, यानी कि इस जगह दोनों की कैपिटल बराबर बराबर है। तो उस केस में नेशनल प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यानी कि इस केस में अब हमारा जो नेशनल जो प्रोडक्ट होगा, देखिए ये वाला हिस्सा होगा, केवल ये हिस्सा, यानी कि अब हमारे को केवल हिस्सा मिलेगा 1 2 3, बस इतना हिस्सा मिलेगा। ये तो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई, डोमेस्टिक इनकम हो गई, प्लस जो पैसा हमने कैपिटल विदेशों में लगाया है उसका फायदा भी तो मिलेगा। अब उसका फायदा क्या होगा, देखिए इतना पैसा मिलेगा, ये हिस्सा हमें विदेशों से मिलेगा। ठीक है, कितना हिस्सा विदेशों से मिलेगा, हमें विदेशों से मिलेगा हिस्सा 4 5 और 7, ये विदेशों से मिलेगा। यानी कि ये वाला हिस्सा तो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई, ये आप कह सकते हो ये हमें विदेशों से इनकम होगी। तो जो नेशनल इनकम होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6, जिसमें से कैपिटल को कितना मिलेगा, मैं यहाँ पे बच्चों लिख देता हूँ। कैपिटल को मिलेगा, देखिए ये वाला हिस्सा कैपिटल के पास चला जाएगा, ये हिस्सा कैपिटल के पास चला जाएगा, ये हिस्सा कैपिटल के पास, ये हिस्सा कैपिटल के पास और ये हिस्सा कैपिटल के पास। यानी कि कैपिटल की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है विदेश में इन्वेस्टमेंट करने से, और बाकी के फैक्टरों की इनकम बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। लेकिन जो 7 है वो पहले नहीं है, इसलिए 7 का नेट गेन होगा, और ये जो नेट गेन होगा ये होगा अमेरिका को या नेशन 1 को। तो बच्चों नेट गेन आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के रिस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया में जो पहले प्रोडक्शन केवल 9 8 और 10 होता था, 8 9 10 होता था। 8 9 10 तो अभी भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। लेकिन साथ ही साथ अब इसका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो ये वाला भी हो गया, यानी कि 4 5 7 8, इसका ये भी हो गया है 4 5 7 6, जिसमें से 4 5 7 तो वो विदेशों को दे देगा। यानी कि ये तो एक तरीके का यहाँ से माइनस हो गया और यहाँ पे जाके ये प्लस हो गया था। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो जो 6 है उसका फायदा उसको हो रहा है, यानी कि 6 जो है वो नेट गेन में आ गया। तो बच्चों कम समझाने की कोशिश ये की गई है कि अगर अमेरिका इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, अगर हम अमेरिका इंडिया का रेफरेंस ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, आप देखिए यहाँ पे पहले इतना प्रोडक्शन हो रहा था, इसका ये वाला एरिया का, अब इसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका प्रोडक्शन यहाँ तक रह गया और इसका प्रोडक्शन ये सारा का सारा हिस्सा हो गया, जिसमें से ये वाला हिस्सा ये दे देगा तो भी फायदा होगा। इसका मतलब कैपिटल का फ्लो करने से 6 हिस्सा जो है वो नेशन 2 को फायदा होगा, 7 हिस्सा जो है वो नेशन, अब इसको नंबरिंग दे देना, आप इसको ERG बोल दो, आप बुक में पढ़ोगे तो यही सब लिखा हुआ है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट बच्चों ये वाला है, यानी कि अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इसलिए मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर हम पूरे कंसेप्ट की बात करें तो इंटरनेशनल कैपिटल से बच्चों अगर कि इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या पड़ता है, वेलफेयर इफेक्ट क्या पड़ता है, तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। नंबर 1 कि जो नेशनल आउटपुट है, वर्ल्ड आउटपुट है वो बढ़ता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये वाला जो आउटपुट है वो बढ़ा है, वर्ल्ड आउटपुट बढ़ता है और वर्ल्ड आउटपुट बढ़ने से वेलफेयर जो है पूरे वर्ल्ड का वो बढ़ता है। यानी कि अगर आप कैपिटल का फ्लो करोगे, यानी कि देश पूंजी का आदान प्रदान करते हैं, तो जो ओवरऑल वेलफेयर है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में चला जाएगा, जबकि इंडिया का जहाँ पे पैसा आ रहा है, जो होस्ट कंट्री है वहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होगा, उसको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन जो है वो उन देश में बढ़ेगा जहाँ से कैपिटल
होस्टिंग कंट्री यानी कि इंडिया के रेफरेंस की बात करें तो इंडिया में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा क्योंकि पैसा इंडिया में आया है, जबकि अमेरिका में टैक्स कलेक्शन घटेगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हम अगली वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को करवाएंगे, वो है हमारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और साथ ही साथ हम करवाएंगे बच्चों आपको जो लेबर का मूवमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। तो ये अगली वीडियो में बच्चों हम आपको सिखाई देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।